ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के ESIC अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण कुमार चौधरी। नमस्कार। संभावनाओं को संभव बनाना ही जीवन है। जीवन में तमाम उतार चढ़ाव के बीच भी हम सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ अगर लगातार आगे बढ़ते रहें तो मंजिल हासिल हो सकती है। कोरोना संकट के इस दौर में भी तमाम ऐसे अवसर आए जब भविष्य बहुत धुंधला नजर आ रहा था। लॉकडाउन से लेकर अब तक ऐसी तमाम चीजें हुई जहां हम सबको लगा कि अब आगे क्या होगा। लेकिन देखिए ना, आप सबने सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया, आत्म अनुशासन बनाए रखा और उसी का परिणाम है कि आज हम इस स्थिति में हैं कि ये महामारी धीरे धीरे पैंडेमिक से एंडेमिक की तरफ आगे बढ़ रही है। क्या है भारत में कोरोना के ताजा हालात और कैसे आने वाले समय में चुनौतियों का हम सामना कर सकते हैं, इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार चौधरी और मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। डॉक्टर चौधरी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका, आप सबको। डॉक्टर साहब, वर्तमान स्थिति अगर कोरोना की देखें तो देश में मामले ऊपर नीचे हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो ये जो चौथी लहर की आशंका जताई जा रही है या पिछले 20 दिनों से जब देश में फिर से मामले बढ़ने लगे हैं, इसमें जो दिल्ली का कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा है। एक समय तीसरी लहर के समय या दूसरी लहर के समय केरल बहुत आगे रहता था, लेकिन इस समय दिल्ली में मामले तेजी से बढ़े। अब क्या स्थिति है दिल्ली में? क्या यहाँ पर मामलों में डाउनफॉल की शुरुआत हो गई है? देखिए, आप बिल्कुल कह रहे हैं, इस टाइम पे मामला थोड़ा सा डिक्लाइन की ओर है, मगर मैं इसमें एक चीज अवगत कराना चाहता हूँ कि अभी जितने भी पेशेंट हैं ऑलमोस्ट दिल्ली में, जितने भी जो यहाँ का अभी हर एक टेस्टिंग अगर बढ़ा दिए जाए तो आज तो लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एज कम्पेयर टू अगर प्रीवियस मंथ के मुकाबले में थोड़े से केस कम है। और जो जोलॉजिकल शिफ्टिंग होती है, जैसे पहले केरला टॉप पे था, दिल्ली में बीच में टॉप पे है ना, तो अभी शिफ्टिंग वहां से नहीं हो सकती है। एक बात तो ये क्लियर करना चाहता हूँ। दूसरा, चौथी लहर की बात अगर हो रही है, लोग कह रहे आ रही है, वो लहर ऑलरेडी वो लहर चल रही है। अगर टेस्टिंग बढ़ा दिए जाए तो कोविड के मामले में बढ़ोतरी तुरंत से आ जाएगी। हाँ, एडमिशन हॉस्पिटल में माइल्ड है, बहुत कम, क्योंकि रेयर कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं। इसकी वजह है कि जो सबने तीसरी डोज, जैसे आप बूस्टर डोज कहते हैं, तो वो सबने उसका वैक्सीनेशन का बहुत फर्क पड़ा दिल्ली की जनता पे। ऑलमोस्ट 70% लोगों ने वैक्सीनेशन ली है। इस वजह से इसमें कमी आने की पूरे आसार है। डॉक्टर प्रवीण, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आपने बूस्टर डोज का जिक्र किया, बहुत सारे लोगों में अब भी उदासीनता नजर आ रही है प्रिकॉशन डोज को लेकर। जिस उत्साह से, जिस तत्परता के साथ उन्होंने दोनों डोज लगवाई, पहली और दूसरी, वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कम होता नजर आ रहा है। क्या है इसके पीछे का कारण? और इसके साथ साथ ये जो चौथी लहर की आशंका है, उसमें वैक्सीन कितनी अहम भूमिका निभा सकता है? हाँ जी, सही प्रश्न किया आपने। इसमें दो कारण है। पहला कारण तो ये कि लोगों में मोस्टली दिल्ली की जनता 90% लोगों को जो कोविड का संक्रमण ऑलरेडी हो चुका है, तो फर्स्ट डोज ली, उन्होंने सेकंड डोज ली। इतनी ज्यादा डोज लेने के बाद तो इस लोगों में थोड़ा सा प्रिवेंशन ये है, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर बॉडी में एंटीबॉडी ऑलरेडी बन चुकी है। तो मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि इस कारण जो आजकल अपनी भाषा में URTI बोलते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो खांसी जुकाम हो रहे हैं, ये भी कोविड का ही रूप है। आपने जो देखा होगा कि बच्चों में आजकल केस पॉजिटिव कर रहे हैं दिल्ली में। उस टाइम पे जो वायरस था इस एक्टिव फॉर्म में, तो एडल्ट में ज्यादा था, अभी बच्चों में ज्यादा है। तो जो बच्चों में खांसी जुकाम देखने को मिल रहा है, ये भी कोरोना का ही एक रूप है। तो इस वजह से जो सीरियस कंडीशन नहीं हो रही, इस वजह से लोगों में जोश कम है। मगर मैं इसमें लोगों से अपील करना चाहता हूँ इस माध्यम के थ्रू, इस मिस में ला रहे हैं जिनमें वैक्सीन लेने से लोगों को फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। कार्यक्रम में हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं, दिल्ली से अशोक कुमार जी हैं। अशोक जी का सवाल नहीं, इससे पहले डॉक्टर प्रवीण आपसे अनुरोध है कि आप अपनी लोकेशन थोड़ी सी बदल लें,
नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, जिस कारण आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अशोक जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं आप? सर, पहले आपको और डॉक्टर परवीन सर जी को मैं ये पूरी भारत की तरफ से या अपने परिवार की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतनी अच्छी जानकारी और इतनी सारे हेल्थ के बारे में जानकारी मिलती है। एक मूर्ख को शिक्षित बना दिया गया है आप लोगों के द्वारा, तो मैं उनके लिए आप दोनों को धन्यवाद देता हूँ। अशोक जी, बहुत बहुत आभार। अपना सवाल पूछिए। मेरे छोटे छोटे 3 सवाल है सर। सबसे पहला तो मैं तीसरा डोज लगा लिया हूँ। लगाने के बाद से पिछले 6 तारीख को लगा हुआ, 6 तारीख से लगा के आज तक मेरे को ठीक से नींद नहीं आता है। बहुत मतलब ऐसी गर्मी, पसीना और दुनिया भर की आता है। एक ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है सर कि कोरोना तो जैसे जैसे लोगों ने लॉकडाउन और वैसे डोज फोज लगा के अपने आप को मतलब ये कर ली है, मतलब रोजमर्रा का चीज हो गया ये कोरोना और डोज की। और तीसरी सवाल ये है कि सर सबसे बड़ा, कोरोना से भी बड़ा इस वक्त भारत के अंदर की महंगाई, जिस महंगाई से आदमी किस तरह बचे, जो दिन पे दिन चीजों का दाम बढ़ता जा रहा, और ये जो कोरोना का इसका क्या डोज बनेगा, ये जानना चाहता हूँ बस। धन्यवाद। सबसे पहले अशोक जी, तमाम विषयों पर मूल्यांकन करने के लिए सरकार की अलग अलग नीतियां हैं और उसका बहुत जल्द आपको लाभ भी अपने निजी जीवन में दिखेगा। आपके जो कोरोना से जुड़े सवाल हैं उस पर आते हैं। इन्होंने 2 सवाल किए हैं डॉक्टर प्रवीण। पहला सवाल यह है कि प्रिकॉशन डोज इन्होंने ले ली है, लेकिन उसके बाद कई तरह की समस्याएं इनके सामने आ रही है। नींद नहीं आ रही है, बहुत पसीना आ रहा है, चिड़चिड़ाहट है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि कोरोना की बूस्टर डोज लेने से और नींद न आने से कोई भी लिंक, देयर इज नो कनेक्टिंग, कुछ भी उसका संबंध इससे नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोरोना की वैक्सीन के बाद आपको नींद नहीं आ रही, चिड़चिड़ापन है, तो आप एक बार अपना रूटीन चेकअप कराएं। निजीकरण जहाँ पे अपना निजीकरण, जैसे अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाके एक बार रूटीन चेकअप कराएं। उससे ज्ञात हो सकता है कि आपको क्या समस्या है। लेकिन कोरोना की बूस्टर डोज लेने से और नींद न आने से कोई भी ऐसे लिंक नहीं है, बल्कि उल्टा फायदा ही मिलेगा आपको। जैसे कि मैंने कहा कि ताकि आपको भविष्य में मतलब सीवियर कॉम्प्लिकेशन ना हो। जी। बड़ौद से महेश शर्मा जी, हमारे जो नियमित श्रोता हैं, वो जुड़ रहे हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं जानना चाहता हूँ जी, हमने 3 डोज ले ली हैं, ये हमें तीसरी डोज जो है बूस्टर डोज कब तक सुरक्षित रखेगी और हमें क्या क्या सावधानियों का पालन करना होगा? जी डॉक्टर साहब। देखिए, ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कब तक सुरक्षित रखेगी। हाँ, लेकिन जो WHO MDR की जो गाइडलाइन है, अगले मतलब 5 साल तक तो एटलीस्ट कम से कम, मतलब अगर आपको लक्षण आते भी हैं तो भी उसमें माइल्ड आते हैं। एक बार अभी जैसा आपने जिक्र किया, और दूसरी की जैसा कि दिखा रहे हो आप, अभी भी पढ़ रहे हो, अब मतलब पूरे बार हाथ अभी भी मतलब सैनिटाइज करने, बाहर से आ रहे हैं तो एक बार आ सकते हो, दे सकते हो, पर्सनल मेंटेन, सोशल डिस्टेंसिंग, और मास्क अभी भी जरूरी है। मास्क का पूरा ख्याल रखें। सार्वजनिक स्थानों पे जाएं, सार्वजनिक स्थलों पे मास्क और सैनिटाइजेशन बिल्कुल बरकरार रखें अगर इससे बचना है तो। कुल्लू से राजू सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजू जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार। नमस्ते सर, मैं जानना चाहता हूँ कि ये सर आप कहते हैं कि कोरोना की बूस्टर डोज लगाएं, ये दवाई लगाएं, तो सर इतना टीकाकरण के बाद भी कि सर माने केसेस बढ़ रहे हैं, क्या सर इससे अच्छा न हो कि हम इसकी मेडिसिन ही एक बना ले खाने की, जैसे दवाई वगैरह है, तो फिर से इसका फिर मुझे लगता है कि इसका जल्दी असर हो जाएगा। राजू जी, आपको बता दें कि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां कोरोना से जुड़ी खाने वाली दवाइयों पर भी काम चल रहा है, उसके ट्रायल्स भी चल रहे हैं। ज्यादा जानकारी डॉक्टर प्रवीण बताएंगे। जी डॉक्टर साहब। देखिए, अभी भी
अभी तक ऐसा जो गाइडलाइन है, मतलब जो आपने बिल्कुल सही कहा, यूरोप की कंट्रीज में इवन और यूएसए में भी पे अभी रिसर्च कार्य चल रहा है वैक्सीन का, मतलब टैबलेट का, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं आई है। लेकिन हाँ, अगर रही बात उसकी, आप जो कहा कि वह केस बढ़ रहे हैं, केस बढ़ तो रहे हैं, इस पे ना ध्यान देके आप ये ध्यान दीजिए कि एडमिशन हॉस्पिटल में कम हो रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रहे और सीवियर कंडीशन नहीं हो रहे, जो कि दूसरी और तीसरी लहर में जैसा पाया गया था ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अगर एक्टिव केस भी है तो वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ लक्षण जैसे भी है वो दवाई खा करके उससे पेशेंट ठीक हो रहे हैं। अब चलते हैं गाजियाबाद के लोनी, जहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एक और नियमित श्रोता मोहम्मद यामीन। यामीन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार जी। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार सर, मैं यामीन भाई, रेडियो वाला, सिरोही लोनी जिला का। सर मैं जानना चाह रहा था, जैसे कि दूसरी डोज के कितने दिनों के बाद तीसरी डोज ली जाएगी, तो ये बताएं। और एक ये बताएं कि कितने % मरीज हों जब लॉकडाउन लगता है। जी डॉक्टर देखिए, साहब, आपने अगर सेकंड डोज ली है अकॉर्डिंग टू 9 मंथ के बाद आप कभी भी आपको तीसरी बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल हैं, तो कभी भी लगवा सकते 9 महीने के। लेकिन बीच में अगर आपको दोबारा से बुखार आता है, कॉम्प्लिकेशन का सिस्टम आता है, उसी हफ्ते के बाद गैप के बाद आप उसके बाद कंटिन्यू वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, शुभम हैं। शुभम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको आवाज मिल रही है? जी सर। हेलो जी, स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार सर। नमस्ते। मैं शुभम बोल रहा हूँ दिल्ली नोएडा से। सर मैं ये टोमेटो फ्लू जो अभी बहुत चल रहा है सर केरला वगैरह में, उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि ये इसको कैसे हम इससे अपना बचाव कर सकते हैं। एक बार दोबारा अपना सवाल दोहराएं। जो टोमेटो फ्लू बढ़ रहा है सर केरला वगैरह में, कर्नाटका वगैरह में, इससे हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? जी डॉक्टर साहब। देखिए, टोमेटो फ्लू अभी तरह है, वैसे हमारा आप रहते हैं गाजियाबाद में, अभी दिल्ली और इस तरफ एनसीआर में तो कोई इस तरह का केस आया नहीं है। वहां पर आ रही है क्योंकि रेनिंग के कारण ये केस बढ़ता है। हमारे यहाँ पर जो माइल्ड केस, इससे बचाव के रोकथाम के उपाय यही है कि मास्क पहनिए, हाथ सैनिटाइजर करिए और ये पानी जो है वो उबाल के पिए, कहीं बाहर साफ स्तर पर जाके हाइजीन मेंटेन रखें, इससे बचा जा सकता है। और कोई भी अगर आपको लक्षण आते हैं, सिम्टम, तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर या निजी फिजिशियन से जाके कांटेक्ट करें। कोरोना पर चर्चा जारी रहेगी, कॉलर्स के सवाल भी आते रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं कि गर्मियों में जो मधुमेह के मरीज हैं या फिर जो उच्च रक्तचाप के मरीज हैं, वो अपना ध्यान किस तरीके से रखें? क्योंकि प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है, कई बार बाहर भी जाना होता है, जिससे कि इरिटेशन भी होने लगती है धूप में। तो इन तमाम पहलुओं के बीच क्या आपकी सलाह है? हाँ जी, बिल्कुल सही पूछा आपने। देखो, गर्मियों में जो मधुमेह के पेशेंट्स हैं, डायबिटीज के, इनको हाइड्रेशन मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि आप पेशेंट मेडिसिन ऑलरेडी खाते हैं बाहर, जैसे तो अपने अगर बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं तो अपने जेब में उनको कुछ न कुछ अपने चॉकलेट या टॉफी वगैरह जेब में रखने चाहिए, जिससे कि हाइपोग्लाइसेमिया जिसको बोलते हैं कि मधुमेह कम होने के चांस ना हो। और खान पीन का ध्यान रखें, बैलेंस डाइट शुड बी देयर, बैलेंस डाइट रखें और फ्रूट सलाद वगैरह अपने साथ में रखें। और इस तरह से यही हाल उच्च रक्तचाप वालों का है। उसमें जो है ज्यादा नमक वाली चीजें ना खाएं, बीपी को हाई ना होने दें, पानी खूब पिए, बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन रखें और मॉर्निंग वॉक सुबह 45 मिनट्स टू 1 आवर और इवनिंग वॉक करें। और दिन में कहीं, जैसे आजकल लू चल रही है दिल्ली में, तो लू में ना घूमें, जो फालतू काम में ना घूमें, जरूरत पड़ने पे ही बाहर जाएं, अपने काम से काम करें। ये मैसेज देना चाहता हूँ। दिल्ली के गांधीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं धर्मवीर। धर्मवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आनंद जी नमस्कार। नमस्ते। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। डॉक्टर, मुझे कल एक सवाल उठा था कि शुगर के पेशेंट को खास ध्यान देना चाहिए, बीपी के पेशेंट को खास ध्यान देना चाहिए, जो अगर उनका प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, कैसे जानकारी मिल पाएगी कि उनको प्रोस्टेट ही है? अगर किसी को रात में 2 या 3 बार बाथरूम जाना पड़े या एक ही बार बाथरूम जाना पड़े, तो उसको क्या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम मानी जाएगी? और दूसरी बात ये है कि सरकार को क्या जरूरी था कि बीच में मास्क के ऊपर चलान हटा दिया था, क्योंकि उसके बाद से देखा ये गया है
कि दोबारा से ये लहर उठी है, फिर सरकार को महसूस हुआ, फिर उन्होंने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी कि हाँ आपको मास्क पहनना ही पड़ेगा। इसका गाइडेंस कौन डिसाइड करता है? दिल्ली का चीफ मिनिस्टर या दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, या अपने कहाँ से आती है ये बात? दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है जो इस मसले पर विचार विमर्श करता है विशेषज्ञों के साथ, और जो कोरोना के ताजे मामले आते हैं, जो ताजे आंकड़े होते हैं, वो और पिछले 15 दिनों के ट्रेंड्स को ध्यान में रखकर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और दिल्ली के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और विशेषज्ञ जिसमें कि कोरोना प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं, चिकित्सक होते हैं, वो दिल्ली के बारे में सलाह मशवरा और गाइडलाइंस जारी करते हैं। देश के मामलों का निर्धारण गृह मंत्रालय करता है। जी डॉक्टर साहब, कोरोना से जुड़ा जो इनका सवाल था और जो ये प्रोस्टेट से भी जुड़ी चीजें जानना चाह रहे थे। आपने बिल्कुल सही। देखिए, अगर आपको डायबिटीज है या आपको अगर हाइपरटेंशन है, अगर आप उसमें जिसे प्रोस्टेट बोलते हैं, जिसको हिंदी में गदूद बोलते हैं, अगर आपको शुगर होगा तो पेशाब आपको बार बार आएगी, अगर आप वॉशरूम जा रहे हैं बार बार। लेकिन अगर आपको प्रोस्टेट है, जिसे बोलते हैं कि गदूद की ग्रंथि बड़ी हुई है, तो आपको जो बाथरूम पेशाब रुक रुक के आएगा और रात को कई बार आएगा और बिना। तो इसके लिए सबसे सिंपल जांच है, आप पूरे पेट का, जिसे अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड कराओ पूरे पेट का, खाली पेट 2 से 3 गिलास पानी पीने के बाद उसमें उसका साइज पता लग जाता है। तो साइज के बिहाफ पे डॉक्टर हम वेरीफाई कर लेते हैं कि आपका गदूद बड़ा हुआ है, आपको इस चीज की बीमारी से ग्रस्त हो या फिर नहीं हो। कुशीनगर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं संगम कुमार। संगम जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद सर नमस्कार, और डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्ते। पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं एक स्टूडेंट हूं और अपने कुशीनगर में पढ़ता हूं, और जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूं करीब 650 के आसपास लड़के हैं, जिसमें हम सबको जागरूक किए हैं और सब लोग जाके अपना टीका करा रहे हैं जी। तो आज का ये मेरा सवाल है। पहला सवाल ये है मेरा कि ये जो टीका लेने के बाद अचानक शरीर में 2-3-4 दिन तक ऐसे होती है कि क्यों बुखार भी लगातार आ रही है 2-3-4 दिन से। और दूसरा सवाल ये है कि हम सुबह यदि उठ के पानी पीते हैं तो हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है? जी डॉक्टर साहब, देखिए, अगर आपने वैक्सीन लिया अगर बुखार उससे आ रहा है, मैं फिर से ये बात दोहराना चाहता हूँ, तो इससे बिल्कुल भी लिंक नहीं है। बुखार एंटीजन एंटीबॉडी इन्फेक्शन से बोलते हैं, उससे बुखार आ सकता है आपको, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। सिंपल जो टैबलेट मार्केट में आती है, पैरासीटामोल या डोलो, उसको खा करके 1 या 2 दिन में बुखार सबसाइड हो सकता है। पहला सवाल। दूसरा ये कि हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, पानी पीने वाली जो हैबिट है आपकी, अगर अर्ली मॉर्निंग उठ के आप 2 से 3 गिलास पानी पीते हैं तो बॉडी में जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, लू पड़ रही है, पानी की मात्रा हाइड्रेशन जिसे बोलते हैं मेंटेन करने के लिए, ये आपको फायदेमंद ही करेगा। इसको कंटिन्यू रखें। जी डॉक्टर साहब, यहाँ एक व्यावहारिक सवाल है। जो गर्मी में हाइपरटेंशन और डायबिटीज की हम चर्चा कर रहे थे, जिन लोगों को उच्च रक्तचाप की समस्या है, सामान्यतः कहा जाता है कि नमक कम खाने, लेकिन गर्मी के मौसम में कई बार नींबू पानी, नमक पानी की भी सलाह दी जाती है, जिससे शरीर में पानी की मात्रा कायम रख सके। पहली बात। दूसरी बात, जिन लोगों को किडनी की समस्या है, उन्हें भी नमक कम खाने की सलाह दी जाती है। ऐसे में जब उन्हें डायरिया जैसी समस्या होती है इस मौसम में, तो क्या वो ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या वो नींबू नमक पानी पी सकते हैं या नहीं? हाँ, देखिए, नमक कम का मतलब ये नहीं है कि नमक बिल्कुल भी नहीं खाना। हमारे पास भी ऐसा ही है, डायरिया के पेशेंट जो CKD वाले जिसे बोलते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज वाले, नमक 5 से 6 ग्राम मतलब लेस देन 10 ग्राम तक वो खा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट हाँ, पानी उसका भी रेस्ट्रिक्शन होता है, पानी उन्हें लिमिटेशन में पीना है। और यही हाल है उच्च रक्तचाप वाले, सफेद नमक ना पिए, क्योंकि ये सेंधा नमक खाते हैं, ये वाला पी सकते हैं। और नींबू पानी में और नमक की मात्रा कम लेके 5 से 6 ग्राम तक नमक उन्हें भी अलाउड होता है। नमक कम का मतलब कि क्वांटिटी कम खानी, बिल्कुल भी नहीं खाना, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। जी बिल्कुल। चलते हैं पूर्वोत्तर भारत। असम से हमारे साथ जुड़ रही हैं अमिया। अमिया जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर। नमस्ते। मैं बोल रही हूँ उडलगुड़ी असम से। मेरा सवाल है कि
चीन में कोरोना वायरस की जो एपिक सेंटर है वुहान शहर में और इस दुनिया में फैल गया। लेकिन इसका क्या कारण मान सकते हैं आप जी डॉक्टर, ये मेरा सवाल है। और अभी भी शंघाई और कई देशों में इरप्शन हो रहे हैं, इसका क्या कारण है, ये मेरा सवाल है जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, देखिए कारण ये है कि जो वायरस है अभी तक ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला कहाँ से आया है, कोई जरा शंघाई से आया, कोई कहीं से आया है। लेकिन वायरल फ्लू तो जैसे ये फ्लू जैसा ये वायरस है, इसके बीच में बहुत खराब हुई थी। अभी हमारी भारत में जैसे आप हम बात कर रहे हैं, अभी हमारी कंडीशन कंट्रोल में है, आगे भी चीजें ठीक रहेंगी। अब जो हो गया लेकिन उसका हम अभी उसका इलाज वैक्सीनेशन के दौरान हमारे पास उसका इलाज है, तो अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है फ्यूचर में। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरदीप सिंह। हरदीप जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आनंद श्रीवास्तव जी। नमस्कार। और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार सर। आनंद श्रीवास्तव जी। जी, हम आपका प्रोग्राम 26-27 महीनों से सुनते आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। पहले इसका आरंभ 9:25 से होता था जी, हमें याद है 2 साल पहले। आप जैसे नियमित श्रोताओं के प्राप्ति जुड़ाव हुई। के कारण ही ये कार्यक्रम इतना लंबा चल रहा है और देश भर से आप जैसे श्रोताओं का स्नेह मिलता है, हमें भी और पूरी टीम को बहुत अच्छा लगता है। अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, हमारा प्रश्न था, आज सुनने में आ रहा है कि साउथ अफ्रीका में कोई नया कोरोना वायरस आया, WHO ने बताया, और उसका फैलाव ज्यादा हो रहा है। देखिए अभी तक, हाँ ये आपने सुना ना, न्यूज पे मैंने भी सुना था, ये कोविड अभी तक कोई प्रमाण नहीं हुआ है कि कोरोना वायरस का ही वेरिएंट है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां पर भी कोरोना का वायरस है, लेकिन जब तक हमारी इंडिया कंट्री में न आए तब तक इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अभी चीजें बहुत सॉर्ट आउट हो गई हैं। वैक्सीनेशन लगने के बाद चीजें पहले से बेहतर हैं, तो अभी घबराने की कोई चिंताजनक विषय नहीं है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर ने सवाल पूछा था कि हम कोरोना के साथ जीने को अभ्यस्त हो गए हैं। उनका सवाल ये था कि अब लोगों को डर ही नहीं रहा, अब उसी के साथ रोजमर्रा में ढल गए हैं। इसके दोनों भी पहलू हो सकते हैं। नकारात्मक पहलू, बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि लोग लापरवाह हो गए हैं। ठीक है, मास्क लगाना जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सीखना ही पड़ेगा कोरोना के साथ जीना। क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल ठीक बात है, इसी में जीना है, इसी में मरना है, ये बिल्कुल आपने यूनिवर्सल सेंटेंस बोला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हर चीज एकदम से इग्नोर कर देंगे। मास्क पहनना और अभी भी पर्सनल हाइजीन और ये सैनिटाइजेशन, ये हमें बिल्कुल ही कंटिन्यू रखना है। और वैक्सीनेशन में मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के दौरान कि वैक्सीन जरूर लगवाएं, बूस्टर डोज जरूर लें। ये पेशेंट की और सबके लिए लोगों की भलाई की बात है। इसी कारण से ही देश बचा हुआ है और दिल्ली बची हुई है। जी हाँ, बिल्कुल, हम सबकी सावधानी के कारण ही कोरोना महामारी के संघर्ष में हम यहाँ तक आ पहुंचे हैं। और इसलिए आप सबसे, जैसा कि डॉक्टर प्रवीण भी बार बार कह रहे हैं, कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन बेहद जरूरी है। जहां भी जाइए मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, जहां तक संभव हो सके सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। बुजुर्गों की बात करें डॉक्टर प्रवीण, तो इस मौसम में और जब से कोरोना की शुरुआत हुई है, बहुत ज्यादा उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा है। उन्हें घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। संक्रमित होने का सबसे ज्यादा खतरा उन्हें ही होता है। उस उम्र तक आते आते कई सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, चाहे डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, किडनी से जुड़ी समस्या हो। आप उनको क्या सलाह देंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे अब आज के दौर में ऐसा रेस्ट्रिक्शन रखना बुजुर्गों को घर पे कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है। अगर उनको एज फैक्टर के अकॉर्डिंग उसको मल्टी कॉम्प्लिकेशन है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन है और भी कई बीमारियां अगर हैं, तो बाहर बुजुर्ग लोग घूमने जा सकते हैं ऑलमोस्ट। और लेकिन हाँ, अगर वैक्सीन ज्यादा लगवाएंगे बूस्टर डोज, तो सेफर साइड रहेंगे, तो वो पार्क में टहलने जा सकते हैं, आसपास जा सकते हैं। ऐसा घर में रुकने का कोई ऐसा गाइडलाइन उनका नहीं है, कोई अमीर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं आराम से घूमने फिरने में कोई तकलीफ नहीं है। मगर मैं बार बार कहता हूँ कि माँ, जैसे आजकल सीओपीडी, अस्थमा, जो सांस की बीमारी है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइज करें
और ये हाइजीन मेंटेन, नहाना धोना बरकरार रखें। उससे काफी हद तक सावधानी बरत के चीजों को संरक्षण किया जा सकता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए हैं सुभाष जी। सुभाष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आनंद सर नमस्ते। नमस्कार। और डॉक्टर साहब की नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं प्रसार भारती के ऑल इंडिया रेडियो को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सर, कि मैं हम लोगों को, श्रोताओं को बहुत बढ़िया समसामयिक चर्चा करके आप लोग बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां देते हैं। और सर, कोरोना काल के लिए नहीं, खाली अदर टाइम के लिए भी हम लोग को जागरूक रहना चाहिए और बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना, धन्यवाद दूंगा सर। बहुत शुक्रिया। जी सर। मैं सर जानना चाहूंगा कि जो किसी व्यक्ति को अगर कुत्ते ने काटा है, मान लीजिए सर, उसको रेबीज का इंजेक्शन डाल दिया जाता है और उसको दिया भी जाता है, या पहले भी उसको अगर कोरोना का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो क्या उसको सामंजस्य बैठा लेगा ये दवा और रेबीज का इंजेक्शन क्या? और उसको ये बताइए सर, लग भी सकता है कोरोना वालों को टीका कि ये नहीं लग सकता, मतलब रेबीज वालों को ये टीका? धन्यवाद सर। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अगर मान लो किसी को कोविड की वैक्सीन लगवानी है और बीच में अगर अभी जो गाइडलाइन आई है तो किसी डॉग बाइट या कैट बाइट, कुत्ते या बिल्ली ने काट दिया, तो वो उस वैक्सीन की दो, जैसे किसी को बूस्टर लेनी है तो पहले रेबीज के वैक्सीन ले, फिर उसके 1 हफ्ते बाद वो कोविड का वैक्सीन ले सकता है। ऐसे मर्ज, वैसे ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि मर्ज होकर के कुछ नुकसान होगा, मगर पहले रेबीज की डोज का वो पूरी जो गाइडलाइन है 0371428 वो ले ले, उसके बीच में 1 हफ्ते के बाद कोविड वैक्सीन ले सकता है। गाजियाबाद से हमारे साथ सुभाष जी जुड़ गए हैं। सुभाष जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते। कार्यक्रम में समय बहुत कम बचा है, संक्षेप में अपना सवाल पूछिए। अच्छा डॉक्टर साहब को नमस्कार। सवाल ये है सर, जो पिछले दिनों कोरोना हुआ था सर, उससे ना बॉडी पेन ज्यादा कर रही है सर, नींद भी नहीं आती रात को, तो कारण क्या है सर इसका? जी डॉक्टर साहब, मैंने जैसे पहले भी कहा, कोविड के बाद थोड़ा सा बॉडी एक रहता है अभी तक हड्डियों में, जैसे उसका कारण ये है नींद न आने का। तो बॉडी थोड़ा सा ये है कि इसके लिए आप कोई भी मल्टीविटामिन या कैल्शियम ऐड कर सकते हैं 15-20 दिन तक, उससे काफी राहत मिलेगी आपको। और हल्की अपने फिजिकल एक्सरसाइज भी आपको करनी है। डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देंगे आप? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि अभी जो बूस्टर डोज है, प्लीज ये हाथ जोड़ के निवेदन है, बूस्टर डोज जरूर लें। इतनी से अभी तक माइल्ड केस हो रहे हैं, एडमिशन कम है और इससे लोग बचे हुए हैं। मास्क का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, पर्सनल हाइजीन रखें, सैनिटाइजेशन जरूर करें, फालतू काम में ना जाएं, अपने काम से काम रखें, सीधा अपने घर और अपने सार्वजनिक व्यर्थ में ना घूम, और अपने यार को, जूनियर सीनियर को, सभी को समझाएं कि बूस्टर डोज जरूर लें। आजकल बच्चों में जो युवा टीआई बड़ा कॉमन हो रहा है, बच्चों का ख्याल रखें। गर्मियां हैं, डायबिटीज हाइपरटेंशन पेशेंट है, हाइड्रेशन मेंटेन रखें, पानी खूब पिए, इवनिंग वॉक करें, मॉर्निंग वॉक करें और बैलेंस डाइट खाएं, फ्रूट्स जरूर खाएं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में अब समय नहीं है कि किसी और विषय पर आपसे चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, थैंक। तो जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाँ, अगर आप तक अपने प्रिकॉशन डोज नहीं ली है तो जरूर लीजिए। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली के ईएसआईसी अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण कुमार चौधरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।